हाँ तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको क्लास 10th जो कि बच्चों हमारा चैप्टर 1 प्रकाश है बच्चों चल रहा था। तो इसमें जो बच्चों हमने कुछ हेडिंगें आपको बता दी थी। अब हमारा जो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा है कि लेंस की क्षमता। बच्चों पेपर में कई बार पूछा गया है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए कि लेंस की क्षमता को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं बच्चों, अर्थात इसका डिफिनीसन क्या होगा। तो हम देखते हैं, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा कि लेंस की क्षमता। तो बच्चों हम देखते हैं लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी, आप बच्चों यहाँ के भी कर सकते हैं, इसे को काट दीजिए, के कर दीजिए आप लोग। तो हो जाएगा हमारा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका मात्रक जो बच्चों वो डायोप्टर होता है, जिसे D से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से आप लोग इसका डिफिनीशन देख लीजिए कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम D से व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता बच्चों क्या होगा। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P बराबर 1/F बच्चों, जो कि मीटर में होता है। यदि हमारा जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता जो होता है हमारा P = होता है 100/F बच्चों, 100/F, वो भी मीटर में ही रहेगा। लेकिन जब हमारा सेंटीमीटर में होगा तो हमारा ऊपर 1 के स्थान पर 100 हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है इसका बच्चों कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। यहाँ देख लीजिए, m से व्यक्त करते हैं। फिर हो जाएगा हमारा यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर I/O, जिसे हम U/V से भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है, m बराबर I/O। फिर हमारा हो जाएगा कि नोट में आप लोग यहाँ देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब प्रतिबिंब की दूरी का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात बच्चों वह क्या होगा उत्तल लेंस में। यदि उत्तल लेंस में हमारा प्रतिबिंब की दूरी का मान ऋणात्मक होता है, वो भी ब्रैकेट में बता दिया गया है किसमें, उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है बच्चों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा UVF में संबंध। यह बोर्ड में पूछता है UVF में क्या संबंध होता है। कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है आपका बोर्ड में। तो हम बता सकते हैं कि यदि वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V व फोकस दूरी F हो तो UVF में संबंध। तो हमारा UF में संबंध क्या होगा फ्रेंड्स, हो जाएगा हमारा 1/F बराबर 1/V - 1/U। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए कि यदि वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V व फोकस दूरी F हो तो UVF में संबंध जो हमारा हो जाता है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1/F बराबर 1/V - 1/U। यही हमारा बच्चों क्या होगा, UVF में संबंध होगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। बच्चों जो हमारा है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस वह क्या होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर
स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए इसका डिफाइन करने के लिए आप लोग कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो हम इसे बच्चों एक बार चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। बच्चों दिया हमारा यहाँ पर एक छोटा सा चित्र है, बोला गया कि मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है बच्चों, चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस बच्चों हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। इससे जो होगा ये अपवर्तित होकर बच्चों क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के बच्चों क्या हो गया, समांतर हो गया। सभी आप लोग देख सकते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को हम बच्चों उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसी बिंदु से हमारा चला था तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उस बिंदु का प्रथम फोकस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वह हो जाएगा कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस वो हमारा क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो बच्चों हम इसे चित्र के अनुसार देखते हैं कि बच्चों देखिए हमारा हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के जो बच्चों समांतर चली हैं प्रकाश की किरणें वह एक बिंदु पर क्या हो गई, जाकर एकत्रित हो गए यहाँ पर, जिसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जो कि हमारा द्वितीय फोकस है बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। हमने अभी पीछे पढ़ा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, अब हमें अवतल का भी पढ़ना होगा इसी प्रकार कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। तो आप लोग इसे डिफाइन करने के लिए एक बार ध्यानपूर्वक इस डिफिनेशन को समझने की कोशिश करें। तो दिया है हमारा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो देखते हैं हमारा मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। आप लोग यहाँ चित्र के अनुसार देख सकते हैं, हमारा एक छोटा सा फिगर है कि बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक अवतल लेंस हो जाएगा ना। तो हमारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु बच्चों, मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, जिसकी तरफ आती हुई बच्चों, इसकी तरफ क्या है, आती हुई प्रतीत होने वाली ये प्रकाश की क्या बच्चों, किरणें है जो बच्चों आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो अवतल लेंस है, इससे बच्चों जो प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बच्चों क्या हो जाती हैं, समांतर। इससे देखिए समांतर हो गई। ठीक है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस का यहाँ पर प्रथम फोकस हो जाएगा। तो हमारा फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चित्र हो जाएगा कि बच्चों जिस बिंदु पर हमारे बच्चों जो प्रकाश की किरणें हैं ये अवतल लेंस से क्या होकर अपवर्तित होकर इस बिंदु की तरफ आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, जो कि बच्चे यहाँ पर समांतर सीधे ने निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रही हैं, आती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आता है इसका सूत्र बच्चों, जो कि यूज बहुत ज़्यादा होता है कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किसी माध्यम, वो माध्यम क्या बच्चों, पहला हमारा हो जाएगा किसी माध्यम मान लीजिए 1 हो गया, के सापेक्ष माध्यम बच्चों दूसरा मान लीजिए 2 हो गया का अपवर्तनांक, किसी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जो हो जाएगा हमारा बच्चों निर्वात में माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपान में हो जाएगा निर्वात में माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाता है बच्चों। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरफ से लेते हैं, जो लेते हैं हम, माना कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उसका निकालते हैं निर्वात में जल का अपवर्तनांक, जिसके बच्चों सापेक्ष कहेगा उसे हम पहले लेकर आएंगे, और जिससे किया जाएगा उसे हम क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं। देख लीजिए आप चाहे, कांच के सापेक्ष जल का, तो हमें जल का करना है तो हम जल का ऊपर लेते हैं, और कांच के सापेक्ष करना है तो कांच हमारा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो निर्वात में जल का अपवर्तनांक अपान निर्वात में कांच का अपवर्तनांक, वही हुआ ना। तो इसे यदि हम इसको मतलब है कि कोड भाषा में लिखें तो हमारा हो जाएगा मतलब GNW बच्चों, हमारा G से हो जाता है ग्लास, N हो जाता है अपवर्तनांक, और W हो जाता है वाटर। तो हमारा ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। तो हम जब इस सूत्र को हम इस प्रकार विभाजित करते हैं तो हमारा क्या होता है, ANW मतलब ये हो जाएगा ANW अपान ANG, यही हमारा क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ए से बच्चे होता है हमारा एयर, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा मतलब हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, मतलब ए लिखा जाता है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आज का बच्चों हम वीडियो यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट स्टडी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस चैनल को आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।